तो आज हम रिवीजन करने जा रहे हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। तो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले इसका स्टेटमेंट। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का स्टेटमेंट ये होता है, इसको आप बुकिश लैंग्वेज तो ऐसे पढ़ेंगे, फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट इट इज़ पॉसिबल टू मेजर पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली विदाउट एनी एरर, but for microscopic object it is impossible to measure both with simultaneously। ये इसका जो है वो पहला स्टेटमेंट है। लेकिन ये जो बुकिश लैंग्वेज है ये आप तभी लिख पाएंगे जब आप इसको समझेंगे। तो आप इसको ध्यान से समझिए कि मान लीजिए मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि एक बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट है। तो अब अगर मान लीजिए ये मूव कर रहा है, तो आप इसकी पोजीशन की, ये कहाँ कहाँ पे अभी इधर है, फिर उसके बाद इधर पे आ गया ये। तो आप पोजीशन और मोमेंटम मतलब आप कह सकते हैं वेलोसिटी, क्योंकि मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी। तो इसकी पोजीशन और वेलोसिटी कितनी है एक साथ आप दोनों को मेजर कर सकते हैं। पर अगर पार्टिकल बहुत ही छोटा सा ऑब्जेक्ट है माइक्रो लेवल का, और ये अगर मूव कर रहा है, तो फिर आप इसकी पोजीशन नापेंगे तो स्पीड नहीं नाप पाएंगे, और स्पीड नापेंगे तो पोजीशन नहीं नाप पाएंगे। मतलब आप कोई भी एक चीज मेजर कर सकते हैं अच्छे से विदाउट एनी एरर, और दोनों आप करेंगे तो नो डाउट एक किसी में एरर आ जाएगी। तो ये था इसका पहला स्टेटमेंट। अब सेकंड स्टेटमेंट ये कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम शुड बी इन द ऑर्डर ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, इट विल नॉट लेस देन h बाय 2 पाई। इसको h क्रॉस बाय 2 कर सकते हैं अपन। तो शुड बी इन द ऑर्डर ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट बट इट विल नॉट लेस देन h क्रॉस बाय 2। तो इसको यहाँ 4 कर दीजिए, h क्रॉस बाय 2, और ये h क्रॉस होता है h बाय 2 पाई। तो नो डाउट h क्रॉस बाय 2 h बाय 4 पाई हो गया। मतलब ये प्लैंक कांस्टेंट के, अब थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे कि ये प्लैंक कांस्टेंट के ऑर्डर में होना चाहिए। मतलब अगर किसी जगह इन दोनों का प्रोडक्ट डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का प्रोडक्ट एच आ गया, तो वो भी सही है, क्योंकि प्लैंक कांस्टेंट है और ये ग्रेटर है किससे, एच क्रॉस बाय 2 से। मान लीजिए कहीं 2h आ गया तो भी ये सही है कि ये ग्रेटर है एच क्रॉस बाय 2 से। तो मतलब प्लैंक कांस्टेंट के ऑर्डर में हो, बट ध्यान ये रखना है कि एच क्रॉस बाय 2 से छोटा ना हो। दिस इज द सेकेंड स्टेटमेंट। अब यहाँ पे आप दो सिंबल देख रहे हैं, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी। ये बड़े इंपॉर्टेंट सिंबल है। डेल्टा एक्स का मतलब होता है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। अगर इससे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप और इसको आसान कर सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। मतलब अगर हम पोजीशन को मेजर कर रहे हैं तो जो एरर आ रही है, मैक्सिमम कितनी एरर आ रही है, वो डेल्टा एक्स है। एट द सेम टाइम डेल्टा पी, आप सब सेंटेंस सेम रखिए, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम, एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम। मतलब जहां जहां पोजीशन लिखा है वहां पे आप क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे मोमेंटम को, और बाकी जो सेंटेंस है वो वैसे ही रहेगा यहाँ पे। तो ये दो सिंबल हो गए, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी। अब इनका प्रोडक्ट एक कांस्टेंट है, तो इसके लिए अपन एक बहुत आसान एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए 2 × 3 = 6 है। अब जैसे ये डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा पी है, और ये आपका प्लैंक कांस्टेंट है। तो अब मान लीजिए ये 2 से बढ़ के 6 हो गया। अब हमारी शर्त ये है कि भाई ये चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बोल रहा है प्रोडक्ट शुड बी कांस्टेंट। तो अगर ये 2 6 होगा तो 3 को 1 होना पड़ेगा, तब तो प्रोडक्ट 6 ही आएगा। तो अब ये देख रहे हैं हम कि डेल्टा एक्स तो बढ़ रहा है, मतलब पोजीशन को नापने में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत एरर आ रही है। और उसी समय आप देख रहे हैं कि मोमेंटम को नापने में आपकी एरर कम हो रही है, मतलब वो अच्छे से नाप पा रहे हो। तो अब अगर हम सरल शब्दों में समझें तो भाई यही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है कि इन दोनों में से अगर आप किसी एक चीज को बहुत एक्यूरेटली मेजर कर लेते, जैसे इस एग्जांपल में आप देखिए मोमेंटम की वैल्यू कम हो रही डेल्टा पी, मतलब आप अच्छे से मेजर कर रहे हो, तो अब पोजीशन नापने में आपको दिक्कत आ रही है, वहां पे एरर बढ़ रही है। तो ये
दोनों स्टेटमेंट आप बहुत अच्छे से समझिए और एग्जाम में आप चाहें तो अपनी खुद की लैंग्वेज में लिख सकते हैं अगर आप इसको समझ गए। अब हम देखते हैं कि इसका प्रूफ क्या है। तो पहले आपको ये बता दें कि ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये जो प्रिंसिपल है, ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी वो आप समझेंगे तो फिर आपको प्रूफ समझ में आएगा। होता क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स में जो स्टार्टिंग होती है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, उसने बोला था कि कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ एक वेव चलती है। बाद में ये प्रूव हुआ कि नहीं भाई, एक वेव नहीं, एक से ज़्यादा वेव चलती है। और वो मिलने के बाद, सुपर इम्पोज होने के बाद ये क्या करती है कि ये एक इस तरीके से वेव पैकेट बना लेती है। ये वेव पैकेट बन गया और इसमें पार्टिकल चलता है। और इस वेव पैकेट की जो वेलोसिटी होती है उसको ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं, और इंडिविजुअल जो होती है वो फेज वेलोसिटी होती है। और ये ग्रुप जो चलता है, ये पूरा ये पैकेट, ये ग्रुप वेलोसिटी हो गया। तो अब अगर पार्टिकल इसके अंदर है तो हमको पोजीशन कैसे पता चलेगी कि पार्टिकल कहाँ पे है। तो उसके लिए ये प्रिंसिपल बनाया गया। तो अब जैसे ये जो पहली वेव है, ये पहली वेव है और ये दूसरी वेव है, और ये मिल के सुपर इम्पोज होके ये इस तरीके से वेव पैकेट बन रहा है। तो अगर हम देखें कि भाई पहली वेव का इक्वेशन, तो ये तो आपने 11th क्लास में प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन पढ़ा, उसको अपन डायरेक्ट लेते हैं, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा 1t माइनस के वन एक्स। ये पहली वेव का इक्वेशन हो गया। और दूसरी वेव का इक्वेशन ए साइन ओमेगा 2t माइनस के टू एक्स, ये दूसरी वेव का इक्वेशन हो गया। अब चूंकि दोनों सुपर इम्पोज हुई हैं तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से y इक्वल्स टू वाई वन प्लस वाई टू। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिए कि ये जो दो वेव सुपर इम्पोज हो रही है, जैसे कि हम बोले कि पहली वेव ये है भाई और दूसरी वेव ये है, तो आप जरा दोनों को ध्यान से देखो कि ये वाला पार्ट, मतलब एम्पलीट्यूड, ये तो दोनों का सेम है, लेकिन फ्रिक्वेंसी एक सेकंड में ये 3 बार आपको दिख रहा है चेंज होते, और ये 4-5 बार दिख रहा है, तो मतलब फ्रिक्वेंसी अलग अलग है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ओमेगा 1 ओमेगा 2 अलग अलग लिया। और के अपने आप चेंज हो जाएगा क्योंकि के का मतलब होता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट 2 पाई बाय लैम्डा, और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो भाई वेवलेंथ चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होगी तो के चेंज होगा। तो हमने ओमेगा 1 ओमेगा 2 और के 1 के 2, लेकिन ए को आप ध्यान दे रहे होंगे कि ए को हमने A1 A2 नहीं लिया यहाँ पे, वो हमने ए ही लिया हुआ है। अब दोनों सुपर इम्पोज हुई तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से ये हमने ऐड कर दिया y1 प्लस y2, मतलब ये हो गया a साइन ओमेगा 1t माइनस के वन एक्स प्लस a साइन ओमेगा 2t माइनस के टू एक्स। अब यहाँ पे a तो कॉमन निकलेगा और साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला, तो ये होगा 2 साइन c प्लस डी बाई टू, मतलब इसको प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे आप, तो ये आएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई टू टी माइनस के वन प्लस के टू बाई टू इंटू एक्स इंटू कॉस। अब यहाँ माइनस करेंगे आप, कॉस c माइनस डी बाई टू, मतलब ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई टू टी एंड माइनस के वन माइनस के टू बाई टू एक्स, ये आ गया यहाँ पे। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई टू, इसको ओमेगा मानते हैं, इसको के मानते हैं, और यहाँ पे ये जो ऊपर का पार्ट आप देख रहे हैं इसको हम मानते हैं डेल्टा ओमेगा, और ये यहाँ पे जो न्यूमरेटर है उसको हम मानते हैं डेल्टा के। तो ये हो गया 2a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू कॉस डेल्टा ओमेगा बाय 2t माइनस डेल्टा के बाय 2x, ये आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको रीअरेंज, मतलब कॉस वाले टर्म को पहले लिख लेते हैं। तो ये हो गया 2a कॉस डेल्टा ओमेगा बाय 2t माइनस डेल्टा के बाय 2x इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आ गया। अब ये जो वेव का इक्वेशन होता है इसमें आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन के पहले वॉटेवर जो भी रहता है,
उसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है। तो यहाँ साइन के पहले ये जो पूरा टर्म है, दिस टर्म रिप्रेजेंट्स नथिंग बट एम्पलीट्यूड, या हिंदी में आप उसको आयाम कहते हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि ये दो लोकेशन जैसे हम पॉइंट आउट करें, एक x1 और यहाँ पे x2, यहाँ तो एम्पलीट्यूड जीरो हो रहा है। तो अगर हम बात करते हैं x1 की, एट x1, तो एम्पलीट्यूड जीरो मतलब ये कॉस का पूरा टर्म जीरो। अब कॉस थीटा जीरो कब होगा भाई? जब थीटा 90 हो। तो इसका मतलब है x1 पे डेल्टा ओमेगा बाय 2t माइनस डेल्टा के बाय 2 x1 इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब पाई बाय 2। और दूसरी बार ये फिर जीरो हुआ है x2 पे। तो अभी हम देख रहे हैं x2 पे भाई क्या होगा। तो x2 पे तो 90 पे तो जीरो हो चुका, अगला थीटा जो जीरो होता है कॉस में वो 270 होता है। तो हम लिखेंगे डेल्टा ओमेगा बाय 2t माइनस डेल्टा के बाय 2 x2 इक्वल्स टू 3 पाई बाय 2। और ये दोनों इक्वेशन जो इक्वेशन 1 और 2 हैं, इनको आप क्या करिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो ओमेगा वाला टर्म ये तो यहीं से कैंसिल हो जाएगा, और डेल्टा के बाय 2 कॉमन, x1 माइनस x2 इक्वल्स टू यहाँ बचेगा पाई। ये हो गया यहाँ पे। अब x1 माइनस एक्स टू डेल्टा के बाय 2, x1 माइनस x2, इसको आप मैथ से भी देख लो कि भाई यहाँ से यहाँ तक मतलब ये चेंज इन x है तो डेल्टा x है। या फिजिक्स की दृष्टि से आप समझिए कि पार्टिकल इस वेव पैकेट में कहाँ से कहाँ रहेगा, इधर से इधर तक, बस उससे ज़्यादा तो जा नहीं सकता वो। तो इसकी पोजीशन को अगर आप नाप रहे हैं, और एरर कितनी एरर आ सकती है, तो भाई इतना ही एरर आएगी जितना ये वेव पैकेट है। तो x1 माइनस x2 मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, या एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, मतलब ये डेल्टा x ही है। तो ये हो गया डेल्टा x और ये हो गया पाई। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि डेल्टा x को यहीं छोड़ते हैं, और ये आ गया 2 पाई बाय डेल्टा के। अब k का मतलब पहले ही मैंने बताया आपको, ये यहाँ पे आप देखिए प्रोपोगेशन कांस्टेंट है ना, संचरण नियतांक। तो k की वैल्यू रख दीजिए आप 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय डेल्टा लेमडा। तो ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, और ये डेल्टा लेमडा ऊपर आ गया। अब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कहती है कि लेमडा इक्वल्स टू एच बाय पी, चेंज इन लेमडा, मतलब एच में तो चेंज होगा नहीं, वो तो प्लैंक्स कांस्टेंट है ना। तो फिर इसको हम लिखेंगे एच बाय डेल्टा पी। तो डेल्टा लेमडा की जगह हमने लिख दिया एच बाय डेल्टा पी, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल्स टू एच। अब आप देखिए कि आपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को मैथमेटिकल तरीके से क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अब अगर मैं शुरू में आपको नहीं बताता तो आप क्रॉस क्वेश्चन करते कि सर आप स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि ये जो फॉर्मूला लिख रहे हैं आप डेल्टा एक्स डेल्टा पी वाला, इसमें तो आप ये कह रहे हैं कि भाई इट इज इक्वल टू एच ग्रेटर देन एच क्रॉस बाय 2, ऐसा फॉर्मूला आप लिख रहे हैं, ये आपने फॉर्मूला लिखा हुआ है। और यहाँ पे तो ये एच आ गया, तो फिर ये एच क्रॉस बाय 2 की जगह एच आ गया। तो उसका लॉजिक ये है कि वो पहले ही प्रिंसिपल कहता है कि भाई प्लैंक कांस्टेंट के ऑर्डर में होना चाहिए, और एच क्रॉस बाय 2 से ग्रेटर होना चाहिए। तो एच जो है वो एच क्रॉस बाय 2 से तो ग्रेटर ही है, तो यहाँ हम ये भी मेंशन कर देंगे कि इट इज ग्रेटर देन एच क्रॉस बाय 2। तो इस तरीके से हमने इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को क्या किया, मैथमेटिकल तरीके से प्रूव कर दिया। अब स्टूडेंट इसमें एक एडिशनल चीज और वो पूछता है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को आप क्या करिए कि एनर्जी और टाइम के टर्म्स में भी डिफाइन करिए। तो अब हम देखते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड टाइम, इस टर्म्स में क्या होगा ये। तो यहाँ पे हम पहले थोड़ा सा फॉर्मूला लिखते हैं बेसिक, कि वेलोसिटी मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, डी एक्स बाई डी टी या डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये वी डेल्टा टी, ये एक इक्वेशन आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी हमको पता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन का आप क्या करिए, डिफरेंशियल करिए विथ रिस्पेक्ट टू v, मतलब डेल्टा ई बाय डेल्टा वी या डी बाई डी वी। तो ये हमने किया डेल्टा ई बाय डेल्टा वी। तो हाफ एम जो है वो तो कांस्टेंट है, और वी स्क्वायर का चूंकि वी के रिस्पेक्ट में तो 2v आ गया, ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। और इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा ई, डेल्टा वी यहाँ ले जाए तो एम डेल्टा वी
और v ये आ गया। अब हम सभी परिचित हैं कि मोमेंटम मतलब होता है mv, और इसमें चेंज अगर आप हो रहा है तो वो तभी होगा जब मास तो कांस्टेंट है, जब वेलोसिटी में चेंज होगा तो मोमेंटम में चेंज होगा। मतलब m डेल्टा v की जगह हम डेल्टा p लिख सकते हैं, ये आ गया यहाँ पे। तो फिर डेल्टा p कितना आ गया, डेल्टा e बाय v, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब हम क्या करते हैं कि आप मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो ये हो गया डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल्स टू, अब ये 1 और 2 को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया v डेल्टा टी इंटू डेल्टा ई बाई वी, ये v से v कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे बचा डेल्टा ई डेल्टा टी। तो अब हम फाइनली देख रहे हैं कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज ऑल्सो इक्वल्स टू डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी। तो अब अगर ये दोनों इक्वल है और इनमें से ये चीज अनसर्टेनिटी को फॉलो कर रही है तो फिर इसको भी करना पड़ेगा। तो हम लिख देते हैं डेल्टा ई डेल्टा टी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच क्रॉस बाय 2, और इसी को आप थ्योरेटिकली लिख सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, है ना। तो अपन इसका स्टेटमेंट बना दें तो ये एक और स्टेटमेंट तैयार हो गया कि द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ एनर्जी एंड टाइम, टाइम के आगे भी आप लिख देंगे अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ टाइम, और ये भी आप बता दीजिए कि ये भी शुड बी इन द ऑर्डर ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये एक और स्टेटमेंट तैयार हो गया। तो फिर क्वेश्चन आता है कि भाई अनसर्टेनिटी शुरुआत में था डेल्टा एक्स डेल्टा पी, बाद में देखा डेल्टा ई डेल्टा टी, तो ऐसे किस किस के लिए ये पॉसिबल होगा। तो फिर उसके लिए आप एक टर्म याद रखेंगे, कॉन्जुगेट वेरिएबल्स। कॉन्जुगेट वेरिएबल्स का मतलब होता है कि ऐसे दो कॉम्बिनेशंस जिसमें एक अगर इंक्रीज हो रहा तो दूसरा डिक्रीज हो रहा, है ना। तो ये इस तरीके से कॉम्प्लेक्स पेयर्स कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वेरिएबल्स कहलाते हैं ये। तो कॉन्जुगेट वेरिएबल्स जितने भी होंगे उन सभी के लिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉलो होता है। फॉर एग्जांपल एंगुलर पोजीशन और एंगुलर मोमेंटम ये भी फॉलो करेगा, क्योंकि ये भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर है वेरिएबल से। तो इस तरीके से एक फाइनल स्टेटमेंट हम दे सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन कॉन्जुगेट वेरिएबल्स शुड बी इन द ऑर्डर ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, इट विल नॉट लेस देन h क्रॉस बाय 2। तो ये जो था ये कंप्लीट पूरा डिटेल एनालिसिस है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, राइट इट्स स्टेटमेंट एंड आल्सो मैथमेटिकली प्रूव इट, तो फिर आपको यहाँ तक लिखना है। और अगर वो पूछता है कि आल्सो राइट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड टाइम, तो आपको फिर ये कंप्लीट लिखना है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।